स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे हम जिसको बोल सकते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करते ही आपके दिमाग में तमाम कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाते हैं, बट हम यहाँ बेसिक फंडामेंटल से बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और फॉलो करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखिए। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में कि ये क्या था, कैसे हुआ और कब इसकी स्टार्टिंग थी या इनिशियल में ये क्या था। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या थी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि जो केमिकल सब्सटेंस थे, पहले ये बोले जाते थे कि केमिकल सब्सटेंस है। यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए निकोलस लैमरी 1675 में। उन्होंने केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो केमिकल सब्सटेंस थे वो थे आपके मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और आपके जो है एनिमल सब्सटेंस। तो आपको पता है कि जो मिनरल सब्सटेंस थे, मिनरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द मिनरल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या थे, ये सब मिनरल से फाइंड होते थे। उसके बाद आपका सेकंड आया वेजिटेबल प्रोडक्ट। जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स थे, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो प्लांट से मिलने शुरू हुए। जैसे आप बोल सकते हो सिट्रिक एसिड या शुगर, ये सब हमारे जो है प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट थे। उसके बाद जो एनिमल प्रोडक्ट थे, जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन के बाद जो है केसीन, प्रोटीन या जिलेटिन, ये सब के सब जो है एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट थे। तो आइए हम देखते हैं निकोलस लैमरी को। यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस था, केमिकल सब्सटेंस को निकोलस लैमरी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसने किया था इसको? निकोलस लैमरी ने। निकोलस लैमरी 1675 में पहला इन्होंने जो डिवाइड किया था, जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था मिनरल सब्सटेंस। मिनरल सब्सटेंस। सेकंड जो था ये था आपका वेजिटेबल सब्सटेंस। जो तीसरा सब्सटेंस था ये था आपका एनिमल सब्सटेंस। अगर हम देखते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जो मिनरल सब्सटेंस था, मिनरल सब्सटेंस हमको मिनरल से ऑब्टेन हुए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। अगर वेजिटेबल में बात करें तो शुगर, सिट्रिक एसिड, टैमरेंडिक एसिड या मैलिक एसिड, ये सब जो चीज़ें थी ये हमको वेजिटेबल प्रोडक्ट से ऑब्टेन हुए, प्लांट से ऑब्टेन हुए। अगर एनिमल सब्सटेंस की बात करते हैं तो एल्बुमिन, जिलेटिन या केसीन, ये सब हमको एनिमल से फाइंड हुए। बट याद रखना है कि जो निकोलस लैमरी का कॉन्सेप्ट था केमिकल सब्सटेंस को डिवाइड करने के लिए, ये इतना सक्सेसफुल नहीं था। आप कह सकते हो कि आफ्टर सम टाइम्स मेनी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस वेयर डिस्कवर्ड, इट वाज फाउंड एंड सम ऑफ देम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ वेजिटेबल सब्सटेंस एज वेल एज एनिमल। ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल्ड। एक्चुअली इन्होंने जो बताया था निकोलस लैमरी ने कि ये अलग अलग जो है 3 केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बट देखा गया कुछ टाइम बाद कि कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो वेजिटेबल से भी फाइंड होते थे और कुछ ऐसे थे जो एनिमल से। मतलब कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे कॉमन सब्सटेंस थे जो प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन्ड होते थे। उसके बाद जो केमिकल सब्सटेंस था उसको 2 पार्ट में बांटा गया। केमिकल सब्सटेंस जो 2 पार्ट में बांटे गए, उसमें आया आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला क्लासिफिकेशन था आपका,
ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था इसमें था आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान देना है आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये कैसे मिलता था आपको, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवित प्राणियों से मिलते थे, जबकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था ये किसी अनदर सोर्स से मिलते थे एक्सेप्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी अदर सब्सटेंस से पाए जाते थे, मिलते थे। यहाँ पे होता क्या था, पहले निकोलस लेमरी और उनके साथ के साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो केवल नेचर से फाइंड होते हैं। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था 1815 में, और उनका वो कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थियरी। जो वाइटल फोर्स थियरी था, इसको हम शार्ट में बोलते हैं VFT, इसको प्रपोज करने वाले थे बर्जीलियस। कौन प्रपोज किया था, बर्जीलियस ने। कब, 1815 में। तो याद आपको ये रखना है कि इनका जो स्टेटमेंट था कि आल, या यू कैन से दैट कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका जो स्टेटमेंट था आप लिख सकते हो कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड could not be synthesized in lab। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो लैब में नहीं बनाया जा सकता है। जो भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो केवल जो है नेचर से फाइंड किए जा सकते थे। वाइटल फोर्स थियरी ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था ओलर। जो ओलर थे, ओलर ने क्या किया था कि इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में सिंथेसाइज किया था। ओलर सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लैब में सिंथेसिस हुआ तो जो वाइटल फोर्स थियरी थी ये फ्लॉप हो गई। इन्होंने क्या किया था, जो ओलर थे जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने अमोनियम साइनेट को NH4CnO, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट, इन्होंने अमोनियम साइनेट को बाई चांस हीट किया। जैसे ही इन्होंने इसको हीट किया तो ये पाते थे यहाँ पे कि यूरिया का सिंथेसिस हुआ। जो यूरिया बना यहाँ पर वो फाइनली था आपका NH2CONH2, इसको आप बोल सकते हो CONH2 ट्वाइस। तो ये बाई चांस बना था। होलर ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया, जिसके वजह से वाइटल फोर्स थियरी फ्लॉप हो गई। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, या बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं। आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। और क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे।
हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट। और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, हैलाइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, ये सब क्या हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन है, कार्बन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है आपका 1s2 2s2 2p2। तो आपने ये देखा कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेंगे कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इसलिए इसकी जो कोवैलेंसी होती है, इसकी जो कोवैलेंसी होती है ये 4 होती है। आपने देखा भी होगा कि कार्बन की कोवैलेंसी 4 होने की वजह से ये इस तरीके से बॉन्डिंग शो करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन होती है, कार्बन की कई और प्रॉपर्टी होती है। कार्बन की सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कैटिनेशन शो करते हैं। कैटिनेशन इन द सेंस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली होते क्या हैं कि इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण से ये अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। और जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन इन द सेंस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन आप बोल सकते हो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कार्बन की। या आप बोल सकते हो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन और कार्बन के बीच वाले एटम की, वो अप्रॉक्सीमेटली 83 किलो कैलोरी होने की वजह से ये अदर एलिमेंट के साथ इजली बाइंड अप होते हैं। तो सो इट शो द कैटिनेशन। यही रीजन है कैटिनेशन का ही कि जो कार्बन से डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे कैटिनेशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द सेंस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। बेटा ये जो सेल्फ लिंकेज होता है किससे होता है बेटा, लाइक आर सेम एटम से। ये एक दूसरे के सेम एटम से ही क्या करते हैं, सेल्फ लिंकेज करते हैं। याद रखना है आपको कि जो सेल्फ लिंकेज है, सेल्फ लिंकेज क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन एटम। बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है अप्रॉक्सीमेटली होती है 83 किलो कैलोरी, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटिनेशन को शो करते हैं। अच्छा, ये याद रखना है आपको कि जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, आप यहाँ बोल सकते हो कि इट्स रीजन ऑफ existence of large number of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में एग्जिस्टेंस करते हैं कार्बन के, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटिनेशन। हम देखते हैं यहाँ पे कैटिनेशन की कि जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन कैसे होता है, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन किस में होता है। तो कैटिनेशन की बात करते हैं, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर आपका सल्फर, देन फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टेलोरियम। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको समझना है, अगर इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये कैटिनेशन का ऑर्डर होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि इट इज़ द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन याद रखना है आपको। इधर आप आते हो तो ये शो करता है आपका मिनिमम कैटिनेशन, इस साइड में आपका मैक्सिमम कैटिनेशन होता है। तो इसको आपको लर्न कैसे करना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की कैटिनेशन होगी, फिर सिलिकॉन की, फिर सल्फर की, फिर फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, टेलोरियम की। तो बेटा आप इसको याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका आप बोल सकते हो कि कशिश पनौती। कशिश पनौती, जैसे क से कार्बन, से सिलिकॉन,
ये स से सल्फर, उसके बाद आप यहाँ बोलोगे प से आपका क्या हो जाएगा, प से फास्फोरस, न से नाइट्रोजन, औ से ऑक्सीजन, टी से टेलोरियम। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। सबसे मैक्सिमम कैटिनेशन किसकी होगी, कार्बन की होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे लेस कैटिनेशन किसकी होगी, टेलोरियम की होगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि जो कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन में, उसका क्या रीजन हो सकता है कि जो कार्बन एटम होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा होगा। तो इसका क्या रीजन है कि जो कार्बन एटम होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि कार्बन का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम इट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका आप रीजन लिखिए यहाँ पे कि कार्बन होता है मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ओके, जैसे आप यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो कार्बन होता है, जैसे यहाँ देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या आप यहाँ बोल सकते हो कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो सकता है, कार्बन जो है आपके नाइट्रोजन के साथ बाइंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी पाई बॉन्ड। आपको याद रखना है कि किसी भी जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट एंड अदर आल पाई बॉन्ड। तो आप यहाँ देखोगे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई, सॉरी यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होंगे, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ देखते हो तो एक सिग्मा, बाकी अदर दो होते हैं वो पाई बॉन्डिंग होती है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इट इज द सुपर ट्रिक्स फॉर यू कि सिग्मा बॉन्ड आपने आज तक देखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कार्बन में जो है एक सिग्मा बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड था। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एक सिग्मा जो है दो पाई बॉन्ड होते हैं। बट बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपने खाली यहाँ पे आज तक रटाफिकेशन किया है, समझा नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम सीखते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो आपको करना क्या है कि जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसलिए हमको याद रखना है फार्मूला कि नंबर ऑफ एटम -1। ये जो नंबर ऑफ एटम -1 की हम बात करते हैं तो ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है फार्मूला, इट इज अप्लीकेबल फॉर द ओपन चेन कंपाउंड। इस सिलसिले में अगर हम दूसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लिक है, चेन में बधा हुआ है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ एटम -1 + 1। ये किसके लिए होगा, एप्लीकेबल फॉर द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 + n। ये एक फार्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करने का। बट जो यहाँ पे n होता है, n क्या बोलता है, n इज द नंबर ऑफ रिंग्स। ये नंबर ऑफ रिंग्स होता है, या आप साइकिल बोल सकते हो कि जितने नंबर ऑफ रिंग या साइकिल होंगे, ठीक है, ये फाइनली होता है आपका n। हम n को यूज करके हम सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आपको 3 फार्मूला बताया सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। एसीटोन का इनोलिक फार्म में कैलकुलेशन करना है सिग्मा बॉन्ड का। तो जो इनोलिक फार्म होता है एसीटोन का, इसका फार्मूला होता है CH3COCH3। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे हो कि इनोलिक फार्म है, तो यहाँ पे क्या है फाइनली, यहाँ पे है ओपन चेन में, तो आप यहाँ फार्मूला लिखोगे कि नंबर ऑफ एटम -1। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन, 4, 1 ऑक्सीजन, 5, 6, 6, 3, 9 और ये कार्बन 10। तो आप यहाँ लिखोगे 10 - 1, तो देयर आर 9 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एसीटोन में 9 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैसे आपके पास C6H6 है, ठीक है, ये आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, या यहाँ पे आप ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए भी हम सेम है जैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कितने एटम हैं आपके, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम है आपके 6 और 6 12 हैं, और यहाँ पे हमको करना है -1 + 1। तो -1 अगर आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, +1 करते हो तो एग्जैक्टली आपका क्या आता है 12। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड। अगर आप तीसरा एग्जांपल ले लेते हो कि आपके पास है H3PO4, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे हम फार्मूला लगाते हैं, ये ओपन चेन में है, तो आप यहाँ लिखोगे 4 और ये 5, 5, 3, 8 माइनस, ये फार्मूला लगाना है आपको कि नंबर ऑफ एटम -1, तो 8 - 1 कर दोगे, टोटल क्या आ जाएगा 7 सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग अगला कैलकुलेशन करते हैं कि पाई बॉन्ड को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी जो अदर होता है वो पाई बॉन्ड होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द पाई बॉन्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसको आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होता है तो इसको आप बोलेंगे सीधे सीधे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला है किसी ओपन चेन के लिए, कोई ओपन चेन में कंपाउंड है तो उसके लिए आप फार्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये ओपन चेन के लिए। यहाँ पे ये फार्मूला आपको मिल गया। अगर यहाँ पे दूसरे फार्मूले की बात करते हैं कि कंपाउंड में अगर रिंग है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ होगा नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ साइड्स माइनस नंबर ऑफ एटम इन रिंग +1। ये हो गया बेटा आपका पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करने का फार्मूला रिंग में। और अगर ओपन चेन में है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। आइए हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है आपको बैलेंसी तो पता ही होती है कि बैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का बैलेंसी तो पता है कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसी यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पाई बॉन्डिंग इन C4H6 मॉलिक्यूल। तो बेटा आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी जो पाई बॉन्ड आपसे पूछ रहा है, पाई बॉन्ड को आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे C4H6 में इंडिविजुअल एटम कितने, 2 है। एक तो कार्बन है, दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स लेंगे और उसकी बैलेंसी से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल एटम है। पहले देखते हैं कार्बन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कितने हैं, जो है कार्बन के 4। ओके बेटा, इसके बाद हमको क्या लेना है, यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, ये फार्मूला लगा रहे हैं। कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, 4। इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2। तो 4 - 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस अगला इंडिविजुअल एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन है, 6। ओके, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसमें से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाई 2 + 1। आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या जाता है, 4 इंटू, यहाँ पे आप सॉल्व करते हो पाई बॉन्ड के लिए तो आता है आपका 4 इंटू 2 + 6 इंटू -1 डिवाइड बाई
2 + 1। बेटा आप सॉल्व करते हो तो आप यहाँ देखते हो तो 4 × 2 = 8 प्लस क्या होता है आपका यहाँ पे -6 / 2 + 1। यहाँ पे 8 - 6 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 2 और / 2 + 1। तो यहाँ पे याद रखना है आपको 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2। तो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। बेटा C4H6 में कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। इस तरीके से हम अगला कैलकुलेशन करते हैं। जो दूसरा कैलकुलेशन है C6H4, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे, ये हमको फार्मूला लगाना है क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है। तो आप यहाँ लगाओगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, तो कार्बन और हाइड्रोजन दो यहाँ पे इंडिविजुअल एटम है। तो फार्मूला लिखो आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू इंडिविजुअल एटम आपका कार्बन है, कितना कार्बन है 6। ओके, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 - 2। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे दूसरा जो इंडिविजुअल एटम है वो हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है आपकी बेटा जो है 1, और इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे / 2 + 1। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते तो आप पाते हैं 6 × 2 + 4 × -1 / 2 + 1। सॉल्व करते हैं, आपका आता है 12, 6 × 2 = 12 -4/2 क्या हो जाता है बेटा 8 + 1 लिखेंगे, यहाँ पे +1 लिखते चलेंगे। यहाँ आपका होगा 8/2 + 1। तो आपको पता है कि 2 × 4 = 8, तो यहाँ पे 4 + 1 = क्या हो जाएगा आपका 5। तो बेटा यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हो गए 5 पाई बॉन्ड। अच्छा एक नोट पॉइंट को देखते हैं, एक हमको नोट पॉइंट देखना है कि आप यहाँ नोट लिखिए, ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट आपको मेंशन करना है कि ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करते हैं पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे CH3COOH। तो बेटा आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो आपका एसिटिक एसिड है CH3COH, यहाँ पे हम जो है ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तब फिर हमें निकालते हैं जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आएगा। सेम फार्मूला आप लगा दो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कौन कौन से इंडिविजुअल एटम बचते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फाइंड करो तो आपका हो जाएगा 1 × 4 - 2 इस कार्बन के लिए। फिर अगला इंडिविजुअल एटम है आपका हाइड्रोजन, ठीक है 3 हाइड्रोजन एटम इंडिविजुअली, इसकी वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन की 1 - 2 करेंगे। फिर आपका क्या बचा यहाँ पे कार्बन, तो आप क्या करेंगे 1 × 4 - 2। फिर आपका यहाँ पे क्या बच रहा है एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो आप यहाँ करेंगे +1, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे +1 × इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, 1 - 2 / 2 और आपको करना है +1। बेटा जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे पाते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसकी जो कैलकुलेशन करने पे 0/2 + 1। तो आपका यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बचता है वो बचता है आपका 0 + 1 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे कितने जो है आपके पाई बॉन्ड बनते हैं 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है। अगर आपको इस कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन के टाइप्स की कि प्राइमरी कार्बन एटम कौन होते हैं, सेकेंडरी कौन होंगे, टर्सरी कौन होंगे। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कैसे एनालिसिस करोगे कि ये प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, सीखते हैं कार्बन को लेकर, अगर हम कार्बन को लेकर सीखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जो है यहाँ पे हम सीखते हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम कौन से होते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो जो आपको यहाँ समझना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटरनरी में, इसको हम बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से समझेंगे।
आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो प्राइमरी कार्बन एटम होते हैं ये कैसे ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट विथ वन कार्बन ओनली। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन में केवल एक कार्बन एटम होता है, यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है, ज्वाइंट विथ टू कार्बन ओनली। टर्सरी कार्बन में क्या होगा, ज्वाइंट विथ थ्री कार्बन ओनली। और क्वार्टनरी कार्बन में क्या होता है कि चार कार्बन यहाँ पे जुड़ते हैं, ज्वाइंट विथ फोर कार्बन। अच्छा, हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे जो आप बना रहे हो प्राइमरी कार्बन होगा तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और याद आपको रखना है कि जो क्वार्टनरी कार्बन एटम होते हैं नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम कार्बन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो आप सीधे से लिखोगे कि यहाँ पे जो क्वार्टनरी हाइड्रोजन होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन लगा होता है किसी 3 कार्बन से तो प्रोड्यूस करता है टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा ये 1 होता है। अगर आप सेकेंडरी कार्बन में बात करते हो तो यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 होते हैं। और अगर आपका टर्सरी कार्बन एटम की बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो है प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे आप देखते हो प्राइमरी जो कार्बन होते हैं वहाँ पे प्राइमरी कार्बन जो है प्राइमरी हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो 3 होते हैं। आइए इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम लिखते हैं CH3, इसको हम लिख सकते हैं CH2CH3। अब हम पहचान करते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकता है कि इट इज फॉलोइंग अ कंपाउंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि जो क्वार्टनरी कार्बन एटम होंगे ये 4 कार्बन एटम से ज्वाइंट होते हैं। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम ज्वाइंट है, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होते। मैंने अभी आपको बताया कि नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। बच्चों ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका क्वार्टनरी कार्बन। अब देखते हैं कि जो टर्सरी कार्बन एटम होता है, इस टर्सरी कार्बन एटम से क्या होते हैं, 3 कार्बन एटम ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे आप एक CH3 और ज्वाइन कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 कार्बन एटम ज्वाइंट हुए, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका टर्सरी कार्बन हो जाएगा। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंडरी कार्बन पे आते हैं, तो सेकेंडरी कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे खाली आपके 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक और ये 2। तो आप यहाँ ये क्या पाओगे, ये सेकेंडरी कार्बन एटम हो जाता है। अब हमको समझना है कि जो प्राइमरी कार्बन एटम होंगे, प्राइमरी कार्बन एटम कौन कौन से होंगे। जैसे ये आपका प्राइमरी कार्बन एटम होते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम में क्या होते हैं आपके बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं। तो आपने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम को देखा है। हम अब यहाँ बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम की। क्या आप उसको सैचुरेटेड कब बोलोगे या अनसैचुरेटेड कब बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कार्बन को, और कार्बन का फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कार्बन एक्चुअली बेटा 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका सैचुरेटेड, दूसरा आपका होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। याद रखना है कि जो सैचुरेटेड कार्बन एटम होंगे आपके, उसमें आपके जो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे कि ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सबके सब 4 जो होते हैं सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है सैचुरेटेड कार्बन एटम का, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और याद रखना है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ओके। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनली आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है
इसको दिया किसने था? गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे, लीबेल और वान डे हाफ। लीबेल और वान डे हाफ ने कार्बन के लिए, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। आप इनका नाम लिख सकते हैं, गिवन बाय लीबेल एंड वान डे हाफ। लीबेल और वान डे हाफ ने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। और ध्यान दीजिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो विनाइलिक कार्बन एटम को प्रोड्यूस करते हैं, या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो CH2 डबल बॉन्ड C होता है, तो बेटा ये जो लास्ट टर्मिनल कार्बन एटम है ये विनाइलिक है, विनाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन की। जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये पाई बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्डेड कार्बन होते हैं। पाई बॉन्डेड के साथ साथ ये साइक्लिक कार्बन एटम हो सकते हैं, साइक्लिक कार्बन एटम हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड हो सकते हैं। जबकि यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें साइक्लिक हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या ये ट्रिपल बॉन्डेड हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लें तो एलिलिक कार्बन एटम भी अनसैचुरेटेड कार्बन ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH आपका C। तो बेटा यहाँ वाला जो कार्बन है आपने देखा डबल बॉन्ड से बताया है, तो यह आपका एलिलिक कार्बन। तो ध्यान समझना है आपको कि हमने यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक टर्म की बात की है। हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की और अदर रूल्स की, जिससे आपका जो चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का, ये बहुत ही आसान हो सके और कन्वीनियंट तरीके से आप इसको सीख और पढ़ सकें। आप अगर जो है आपको कोई इस कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपके भाई बहनों को ऐसे कॉन्सेप्ट मिल सके और उन्हें भी फायदा हो। थैंक यू।